विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी राजस्थान लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। डीडी राजस्थान की पूरी टीम राजस्थान के कोने कोने में तैनात है, सही और सटीक परिणाम की जानकारी देने के लिए सदैव तत्पर है। जी उर्वशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की बीटीपी और बीएपी जो सीट है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहां पर जो बीटीपी और बीएपी है वो अपने वर्चस्व और अपने धरातल की तलाश कर रही है और काफी हद तक वहां पर कामयाब भी हुई है। जी उर्वशी जी। तो क्योंकि ये ट्राइबल इलाका है, मेवाड़ में अगर हम माने वागड़, वो कहा जाता है कि वहाँ पे जो मतलब सरकार वहीं से निकलती है कि वहाँ पे जो जीतता है वो सरकार बनाता है। पिछली बार ये ऑफ कोर्स चेंज हुआ था क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, पर फिर भी बीजेपी वहाँ से 28 सीटों में 15 बीजेपी की थी, 10 कांग्रेस की थी और 3 अन्य को गई थी। इस बार ये जो नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी आई है वो अभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है वहाँ पे कि कितना वोट किसको वो ज़्यादा, मतलब किसके वोट ज़्यादा काटेगी, या बीजेपी या कांग्रेस किसको वो रहेगा। बट ट्राइबल एरियाज़ में आप देखें कि दोनों पार्टीज़ ने बहुत दम लगाया था। प्रधानमंत्री आई थिंक 2-3 बारी वहाँ पे गए पिछले साल से, अगर देखें सभाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री वहाँ पे काफ़ी दौरे उन्होंने करे थे, राहुल गांधी का भी वहाँ पे पब्लिक मीटिंग हुई थी। तो डेफिनेटली ट्राइबल वोट एक जो पहले माना जाता था कि कांग्रेस का एक वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है भाजपा की तरफ। तो दोनों ही पार्टी चाह रही थी कि अपना वो होल्ड कायम रखें। जी उर्वशी जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आपको 178 सीटों का आंकड़ा हमें मिल चुका है, 178 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी 93 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अंता से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई आगे चल रहे हैं। वहीं बात अगर बानसूर की जाए तो कांग्रेस की शकुंतला रावत आगे चल रही है। वहीं सिविल लाइन से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे हैं। सिविल लाइन से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे हैं। वहीं डी कुम्हेर से कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। झुंझुनू की बात करें, कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह ओला एक बड़ा नाम, कद्दावर नाम। झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह ओला है, जबकि अंता से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, ये भी एक बड़ा नाम है कांग्रेस का, अभी अपनी बढ़त को कायम रखे हुए हैं। एक बार स्वागत है आप सभी का आज के जनादेश 2023 में। आपकी बागडोर आपके साथ मैं निभाने के लिए पहुंच चुका हूं स्टूडियो में मुजीब। जिस तरह से हम आसमान के अंदर नजर डाले तो जयपुर के आसपास में आज कोहरा छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज राजनीतिक अस्पृश्यता को हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जनादेश कार्यक्रम के अंदर हम पूरे दिन आपको आज के इस काउंटिंग के यानी मतगणना के हर पल की खबर पहुंचाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। डीडी राजस्थान का ये विशेष प्रयास आज आप सुबह 8 बजे से ही देख रहे हैं। अभी आज के इस कार्यक्रम के दौरान हर पल बदलते राजनीतिक समीकरणों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। जनादेश 2023 में हम राजस्थान को तो एम्फेसाइज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों की मतगणना की भी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से राजनीतिक समीकरण किस और इशारा कर रहे हैं, ये हम सब मिलकर के देखेंगे। हम बात कर रहे थे मौसम की। आज के मौसम के अंदर जयपुर के आसपास कोहरा छाया हुआ है। अगर ये कोहरा छटता है तो किस तरह से राजनीतिक सूरज किस पार्टी की सरकार बनाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शिखा मील बराला फिलहाल कांग्रेस से आगे चलती हुई बता रहे हैं। अभी राजनीतिक रुझान के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन आपको और हमें अंदाज़ा ज़रूर देता है कि पिछली 25 नवंबर को जो आपने और हमने कवायद की थी अपनी तरफ से ईवीएम के अंदर, किस पार्टी को अपना मैंडेट सौंपा था, आज उसके रिजल्ट जानने का दिन है। आज की हमारी इस जनादेश 2023 के इस पूरे दिन के विशेष प्रसारण के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस राजनीतिक चुनाव के अंदर छाए रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अभी जो डाटा मुझे स्क्रीन पे मिल रहा है उसको अगर बड़ा करेंगे हमारे प्रोडक्शन टीम तो वो देखने में नज़र आएगा। हम गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा करें। छत्तीसगढ़ में 90 में से 32 के ऊपर रुझान अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा रहे हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 52 के ऊपर आगे बढ़ रही है। तेलंगाना की बात करें, कांग्रेस इस बार बढ़त बनाए हुए है। पहली बार तेलंगाना के बनने के साथ साथ कांग्रेस अपनी तरफ से यहाँ पर सरकार बनाने की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ा नाम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल आगे बता रहे हैं लक्ष्मणगढ़ सीट से। और एक अच्छी बात है क्योंकि इनको लेकर के बहुत सारी बातें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ होती नजर आ रही थी। अभी हमारे साथ मेरे दूसरे सहयोगी निधीश जुड़ चुके हैं स्टूडियो के अंदर, और साथ ही साथ एक नया पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। निधीश,
आपको क्या लगता है कि कैसे राजनीतिक समीकरण अभी तक की स्थिति को दर्शाते हैं? मुझे अभी तक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दूरदर्शन के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज के इस पर्व में मैं आपके साथ निधीश गोयल, और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा, ये राजस्थान की बात है, ये जनादेश है। जनादेश 2023, भाजपा कांग्रेस चतुष्कोणीय त्रिकोणीय, कौन तीसरा मोर्चा है, 5 राज्यों के चुनाव है। लेकिन हमारा मेन फोकस अगर आज किसी एक स्टेट पर है, दैट इज राजस्थान। हमारे साथ में विवेकानंद शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, आप लोगों का बहुत स्वागत है। और उसके साथ साथ में मुझीब, आप हमारा परिचय कराएं, हमारे एक और जो हमारे पैनलिस्ट आए हुए हैं उनके साथ में भी, और फिर हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, आप अपनी तरफ से कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करेंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर अगले कुछ देर तक हम दोनों से राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस अपनी तरफ से इस रिवाज को कायम बदलने की बात कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने रिवाज को कायम रखने की बात की है। इसका सीधा सा मतलब है क्या राजस्थान का जो मैंडेट है हमेशा अपनी तरफ से सत्ता परिवर्तन का, क्या इस बार उसके अंदर हम कुछ बदलाव देखते हैं? कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी, सबसे पहले आपसे आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य हूँ, और जहाँ तक इस मतदान की बात है तो निश्चित रूप से 25 तारीख को जो मतदान हुआ उसमें मतदान बहुत ही बढ़ चढ़ कर हुआ, और पिछली दफ़ा से करीबन 1% से अधिक मतदान बढ़ा। और उसके बाद में जो भी आए, आज जनादेश का दिन है, मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रुझान आते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी चैनलों के माध्यम से नज़र बनाए हुए हैं, और पार्टी के आलाकमान से लेकर पूरा हमारा संगठन सभी चीज़ों को बारीकियों से देख रहा है। आर्य साहब, एक सवाल है आपसे, क्योंकि शुरुआत के अंदर बैलेट पेपर की गिनती होती है। हम बहुत बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, आपने अपनी तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की, और ज़्यादातर बैलेट, हम ये तो नहीं कहते कि 100% वही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैलेट वो होते हैं जो सरकारी कर्मचारी अपनी तरफ से डालता है। लेकिन अभी के रुझान आपको क्या लगता है, उसको देख करके लगता है ओपीएस आपके लिए कुछ काम करके गई है? देखिए, इतना बारीक में एक राजेंद्र जी आपको रोकूंगा, क्योंकि हमारे साथ में एक ब्रेकिंग जो है इस समय आई हुई है। नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेश मोदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीक इस समय आगे चल रहे हैं। आदर्श नगर से कांग्रेस के रफीक खान, इस समय मैंने तीनों जो बताया उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो आगे चल रहे हैं। लेकिन श्री महादुपुर से भाजपा के झावर सिंह खर्राज वो आगे चल रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। आप कह रहे थे राजेंद्र जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। इधर हवा महल से कांग्रेस के आर तिवारी आगे चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है। आपसे जानना चाह रहे थे, जो आप बात कर रहे थे हम, आर्य साहब क्या कहते हैं आप ओपीएस जिसको लेकर के आपने अपनी तरफ से बहुत माहौल देखिए, ये बहुत ही अभी प्रीमेच्योर रुझान है, और इसमें जहाँ तक हम देखेंगे कि क्योंकि 18 से लेकर 30 राउंड तक की मतगणना होनी है, तो अभी जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, तो ये जो रुझान है या ये जो नतीजे हैं जो नतीजों में तब्दील होंगे, तब निश्चित रूप से परिणाम उस तरीके से ही होंगे। और जहाँ तक आपने ओपीएस का बात की है, तो प्रारंभिक तौर पे हम इनका इतना बारीकी से विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है ये परिणाम आपके सामने है। एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहेंगे, हमने पिछली बार भी देखा था और इस बार भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो बदलाव किया था कैंपेन के दौरान, आपने इस बार बाहर के लोगों को कम बुला करके स्थानीय मुद्दों को और साथ ही साथ स्थानीय नेताओं को ज़्यादा तवज्जो दी। इसके पीछे आपको लगता है कि कोई ख़ास तैयारी थी, कोई फीडबैक था, और आज के वॉर रूम के अंदर आपने क्या कुछ तय कर रखा है? इसका मैं खास वजह तो यही बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत थी कि जहाँ हमारा स्थानीय नेतृत्व मजबूत है, वहीं भाजपा का स्थानीय नेतृत्व पूरी तरीके से कमज़ोर है और उनको अपने केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर रहना पड़ा। तो ये हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे। और पहली दफ़ा राजस्थान में और पूरे देश के अंदर हुआ कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार अक्सर चीज़ों को पोलराइजेशन करके जिन मुद्दों पे ले जाना चाहती थी, जो वास्तविक मुद्दे होते थे, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो हमारे किसानों के हैं, हमारे जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बुनियादी जरूरतों के मुद्दे, उन मुद्दों से हटकर जो होता, इस बार आपने देखा होगा। समय एक ब्रेकिंग है, उसके लिए आपको रोकूंगा। एक बार फिर से श्री माधोपुर से भाजपा के झावर सिंह खर्रा अभी भी आगे चल रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समाचार हमारे चाकसू से भाजपा के राम अवतार बैरवा
इस समय आगे चल रहे हैं। जम्वा रामगढ़ से कोटा से भाजपा के प्रहलाद गुंजल आगे चल रहे हैं और चौमू से कांग्रेस के शिखा मील, जम्वा रामगढ़ से भाजपा के महेंद्र पाल मीणा इस समय आगे चल रहे हैं। झोटवाड़ा से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी, ये एक बड़ी खबर है, वो आगे चल रहे हैं। चाकसू से भाजपा के रामकर बैरवा, सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो आगे चल रहे हैं। दूदू से भाजपा के प्रेमचंद बैरवा आगे चल रहे हैं। किशनपोल से कांग्रेस के अमीन कागजी वो भी इस समय आगे चल रहे हैं। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खजरियावास तो वोकल एक जो चेहरा है कांग्रेस के। मालवीय नगर से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ इस समय आगे चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारे समाचार आपको अब तक हम लगातार पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ में इस समय एक वरिष्ठ पत्रकार जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेकानंद शर्मा जी। विवेकानंद जी, अगर हम लोग अभी की सिचुएशन को देखें, क्या आपको ये लग रहा है, राज और रिवाज की बातें तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर पॉइंट इस चीज को देखें कि कहां गड़बड़ कर रही, गड़बड़ कहां हो रही है। देखिए, अगर हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात आती है, राजस्थान की बात आती है, गुजरात भी एक तरीके से अमूमन उस कैटेगरी में आता है, लेकिन राजस्थान में कहां भाजपा गड़बड़ हो जाती है कि किस कारण से बार बार राज रिवाज जो है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। 15 वर्ष 18 वर्ष शिवराज सिंह चौहान को हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार हो रही है, लेकिन भाजपा राजस्थान में ऐसा कहां पर लैग करती है जिसके कारण से बार बार राज रिवाज चेंज करने की बात आती है। निधीश जी, मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता में आती है, एक बार कांग्रेस पार्टी आती है, लेकिन यहाँ विश्लेषण करने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होती है तो उसका मार्जिन देखिए आप, सीटों का अंतर कितना रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो एक बड़े अंतर से बाहर होती है। आप 2003 में देख सकते हैं 120 सीटें स्पष्ट बहुमत भाजपा का आता है। 2013 में देख सकते हैं एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उस समय मिलता है और 20-22 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाती है। अब फिर से यदि उसी राज बदलने की जो बात आती है, यदि इस बार वापस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है। हालांकि अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि बहुत कड़ी टक्कर अभी हो सकती है। आपने विवेकानंद जी जो बात कही, यहीं पर मैं इस पॉइंट को लेना चाहूंगा। आपने कहा कि मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। 2013 में अगर देखें कि 21 सीट कांग्रेस को आई थी, 160 से ज्यादा सीट भाजपा को आई थी। 2018 में फिर चेंज हुआ, लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या कारण है कि इतनी कड़ी टक्कर जो है वो आ गई है। कुछ ये अगर हम 2 महीने पहले की स्थिति देखें तो क्या कारण है कि एक जादूगर जो है वो भाजपा को वो चैन जो है, वो शांति की सांसें जो है वो लेने नहीं दे। मुझे ऐसा लगता है निधीश जी, इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर में जिस तरह से पिटारा खोल दिया जनता को राहत देने के लिए, चाहे महंगाई राहत की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं की बात हो, उनकी योजनाओं की बहुत चर्चा हुई है। राजस्थान में अभी ओपीएस की चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वास्तव में जनता में चर्चा हुई है, कर्मचारियों में बहुत चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की भी कम नहीं है, लेकिन यहां भाजपा का संगठन कहीं ना कहीं फेल हुआ है। संगठन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो ठीक प्रकार से उनकी योजनाओं को नहीं पहुंचा पाए। जारी रहेगी। भाजपा की दिया कुमारी जो है विद्याधर सीट से, वो इस समय आगे चल रही है। आपको लगातार हम लोग ब्रेकिंग दे रहे हैं डीडी राजस्थान से, और बहुत सारी चीजें, समाचार आपको जितने राजस्थान में बड़ी रुझान अभी आ रहा है। झोटवाड़ा से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा नाम है क्योंकि वर्तमान सांसद है और वो अभी पीछे चल रहे हैं, जबकि किशनपोल से कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। खिवसर से हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी उलट फेर हो सकता है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। अभी तक महत्वपूर्ण बात यह, मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ अभी आगे चल रहे हैं। यहाँ पे उनके सामने अर्चना शर्मा है, एक चौंकाने वाला है। फुलेरा से कांग्रेस के विद्याधर सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि बानसूर से कांग्रेस की शकुंतला रावत फिलहाल आगे चल रही हैं। और शुरुआती रुझान के अंदर कांग्रेस के लिए कुछ स्पष्ट रूप से राहत की बात है। हम लोग यहाँ पर है ना, मुझे अगर हम ये चीज देखें कि है ना, जब आपने खीवसर से बात की थी तो हम लोग 2-3 चेहरे जो हैं, अगर डीडवाना की बात करें, खीवसर की बात करें, उस अंचल की बात करें, रालोपा हनुमान बेनीवाल ने, विवेकानंद जी आपके पास में एक बार फिर से आना चाहूंगा, रालोपा ने, हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि भाई भाजपा और कांग्रेस को बहुत देखा गया है, लेकिन अब की बार कुछ चीजें अलग चाहती है, और वही हनुमान बेनीवाल इस समय अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा जाना हुआ निधीश जी, नागौर जिले में भी चुनावी वर्ष जो है इसमें लगभग ज्यादा नहीं तो करीब 150-200 गांवों में मेरा प्रत्यक्ष जाना हुआ है। हनुमान बेनीवाल का जो क्रेज है, युवा वर्ग में बहुत बड़ा क्रेज है, लेकिन जिस समाज की
की राजनीति खासतौर पर वो करते हैं, जिस जाट समाज को लेकर बात करते हैं, उस जाट समाज के इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से इस बार किनारा करते हुए दिख रहे थे उनके बयानों को लेकर। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि नागौर जिले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, रालोपा है, इनके साथ साथ एक नई छोटी पार्टी और दस्तक वहां दे रही है अभिनव राजस्थान पार्टी। डॉक्टर अशोक चौधरी धीरे धीरे ग्राउंड पर वहां काम करने लगे हैं और खींवसर से ही हनुमान बेनीवाल के सामने वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कितने वोट मिलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल मेरे को ऐसा लगता है कि पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस के और भाजपा के बागियों की भी हम बात करते चले। यहाँ पर राजेंद्र जी आपसे भी थोड़ी सी इस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि जब बागियों की बात आती है तो किस तरीके से मेंटेनेंस जो है वो हो रहा है। ये भी बात कही जा रही थी राजेंद्र जी कि दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख नेता है, बड़े नेता है साहब, ये चर्चाएं हैं और चर्चाएं चलती हैं, चर्चाओं का अपना एक बाजार होता है, गर्म होता है कि 100 सीटों से ज्यादा साहब दोनों ही नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत भी नहीं चाहते हैं और वसुंधरा राजे भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि 100 सीटों से ज्यादा आ जाएंगे तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो आपका ये बागियों को मेंटेनेंस करने के बारे में क्या ख्याल है राजेंद्र जी? देखिए, ऐसा बागियों को जहाँ तक है, जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और आपको पता है कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुत से लोग प्रत्याशी के लिए लाइन में होते हैं, कतार में होते हैं, और टिकट किसी एक को ही मिल सकता है। 200 विधानसभा अगर मान लो 4000 लोग भी आवेदन कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि परसेंटेज बहुत कम रहता है। मतलब तो आज जो टिकट मिल गया उसके बाद में कुछ लोग बागी हो गए, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं या उनके पास में जनाधार है या कुछ भी समझ लीजिए, तो उसके बाद में वैचारिक रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी वैचारिक पार्टी की तरफ ही रुख करते हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। और बाकी जो निर्दलीय होते हैं उनका अपना एक वो विचार होता है कि भाई वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए या अपने एरिया के विकास के लिए, या लगता है कि भाई जो पार्टी सत्ता में आने वाली उसके साथ उनका एक झुकाव रहता है। तो बागियों का और ये जो निर्दलियों का झुकाव हमेशा से इस तरीके से ही रहता है कि अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए वो सत्ता की तरफ उन्मुख होते हैं। एक चीज बागियों की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बड़े स्तर पर जूझ रही है। खासतौर पर शेखावाटी की हम बात करें, वहां एन वक्त पर कई सारे टिकट इस प्रकार के हुए जिससे भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत उथल पुथल मची है। वहां आप खंडेला की सीट देख सकते हैं, जिस तरीके से वहां अंतिम क्षणों में कांग्रेस पार्टी से आए हुए सुभाष मील को वहां उम्मीदवार बनाया जाता है, जबकि उनके पास में उनके पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया वहां थे, डॉक्टर रामदेव सिंह खेरवा, बलदेव खंडेला, कई बीजेपी के कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे। इसी प्रकार से फतेहपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से एन वक्त पर एक शिक्षाविद को लाकर उन्होंने टिकट दिया, जबकि पिछले चुनाव में फतेहपुर में केवल 850 वोटों से भाजपा का प्रत्याशी वहां हारा था। यही चीजें आप झुंझुनू जिले की भी कई सीटों पर वहां देख सकते हैं। विवेकानंद जी, आपने जो ये बात कही है, ये जो बागी है, मैं राजेंद्र जी से भी यही बात करना चाह रहा था लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ, आपसे भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि बागी किसके हैं। जब हम बड़े नेताओं की बात करते हैं, देखिए जब बाबू जी, जब भैरव सिंह शेखावत जी होते थे सामने, अशोक गहलोत होते, उससे पहले भी बात कर रहा था, सामने हमेशा एक चेहरा जो है वो सामने रहा। इस बार चेहरा सामने नहीं है, लेकिन जो चेहरा पीछे है वो सुबह 3 बजे तक पूजा अर्चना करता रहा है, बड़ी लंबी बैठकें करता रहा है। वसुंधरा राजे जी की बात करें, कल गवर्नर साहब से भी मुलाकात करती हैं, संघ के कार्यालय में जाकर के वहां पर भी बैठकें करती हैं, और उसके साथ साथ में ये जो, चाहे हम बात करें आशु सिंह सुरपुरा के झोटवाड़ा से, अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ से चंद्रमान सिंह आकिया की, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो वसुंधरा नदीश अभी की खबर है कि हम अपने दर्शकों को बता दें, अशोक गहलोत अपनी सरदारपुरा सीट से आगे चल रहे हैं। अभी कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात जो आप बात कर रहे थे बागियों को लेकर के, हम विवेकानंद जी, आप बहुत करीब से भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते रहे, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने अपनी तरफ से वसुंधरा राजे को लेकर के जो स्पष्टता कायम की, उसके बाद वसुंधरा राजे का ये स्टेटमेंट आता है एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग के अंदर कि अब मैं अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप करके आगे बढ़ूंगी। उसके बाद अगले दिन उनके नाम को लेकर के घोषणा होती है। इन सब बातों को आपको क्या देखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको किस तरह से मैनेज किया और उसके बाद क्या इसका असर कुछ नजर आया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो वसुंधरा राजे का वो बयान था वो अलग परिप्रेक्ष्य में बयान था, उस संसदीय क्षेत्र को लेकर वो बात कह रही थी, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट रूप
से समझी जा सकती है। पिछले लगभग 2 दशक की जो पत्रकारिता का मेरा भी अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी में ये वंशवाद जो है, आप नेता के बेटे को टिकट तो दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा या मुख्यमंत्री पद का दावेदार वहां कौन होने वाला है। विवेकानंद जी, हम इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको इस समय, चूंकि हम 5 राज्यों के चुनाव की भी बात कर रहे हैं, आपको जो रुझान आ रहे हैं, एक बार फिर से आपको उन रुझानों के बारे में बता देते हैं। इस समय अगर हम बात करें राजस्थान की, तो 189 सीटों के रुझान हमारे पास में, 199 सीट के बात हो रही है। बीजेपी 101 सीट पर, यानी कि शतक पूरा कर चुकी है। बीजेपी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की खबर है, 101 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 73 सीट पर आगे चल रही है, और अन्य की बात करें, निर्दलीयों की बात करें, तो 15 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें रुझान, उसके भी हमारे पास में, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं या फिर हम कहें छत्तीसगढ़ की बात करें, 90 से 90 सीटें वहां पर है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 136 सीट, भाजपा बहुत आगे चल रही है, 136 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। कांग्रेस केवल और केवल बहुत कम चीजें, और इवन कुछ देर पहले खबर भी थी कि कमलनाथ अपनी सीट से, छिंदवाड़ा से, वो पीछे चल रहे हैं। 90 सीट पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। अदर्स के खाते में 4 सीटें गई हैं छत्तीसगढ़ में, भाजपा 37। अप्रत्याशित बात हो रही थी कि अप्रत्याशित कुछ भाजपा दिखाएगी, सरप्राइज दिखाएगी, लेकिन कांग्रेस इस समय एक अच्छा मार्जिन वहां पर ले चुकी है। 90 सीटों के रुझान है हमारे पास में, 53 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, अदर्स के पास कोई नहीं है। तेलंगाना 118 सीट के रुझान हमारे पास में, बीजेपी केवल 8 सीटों पर तेलंगाना में भाजपा आगे है, बीआरएस 37, और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी बढ़त बनाई है। विवेकानंद जी, 68 सीटों पर तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। अब यहाँ पे नीतीश एक जरूर जी हमारे पास दोनों, एक तो कांग्रेस के हैं और साथ ही साथ दूसरे एक पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक हैं। अदर्स की बात करें, राजस्थान के अंदर अदर्स का फैक्टर अभी काफी डोमिनेट कर रहा है, कभी 15 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। बाकी दूसरे राज्यों की काउंटिंग में अदर्स 0, 2, 5, 4 ऐसे ही होते हैं। आपको क्या लगता है इस बार ये कुछ अदर्स अपनी तरफ से खेल दिखाएंगे? कांग्रेस की स्थिति जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, मुझे ब्रेकिंग ले लेते हैं, एक बार ब्रेकिंग ले लेते हैं। बड़ी खबर है, झोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस समय पीछे चल रहे हैं। ये हम बागियों की बात कर रहे थे, आशुम सिंह सुरपुरा, राजपाल सिंह शेखावत की बात हो रही थी मैनेज करने के लिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार के सांसद रहे। कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल पीछे है, कांग्रेस का बड़ा नाम अभी पीछे बताया जा रहा है। सतीश पूनिया अभी फिलहाल पीछे बताए जा रहे हैं, जबकि तारानगर से राजेंद्र राठौड़ पीछे चल रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कद्दावर नाम है, दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक बिल्कुल नए खिलाड़ी के सामने इनको मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, और अपनी तरफ से स्थिति अभी मजबूत किए हुए हैं। आमेर से सतीश पूनिया जो कि बड़ा नाम है, जबकि राजेंद्र राठौड़ भी अभी पीछे हैं। अभी शुरुआती रुझान है, देखें आगे आगे ऊँट किस करवट बैठता है। जी विवेकानंद जी, ये जो चीजें आ रही हैं, जो बड़े नाम, जो सेटबैक्स हो सकते हैं अगर यही रुझान जो है वो आगे भी चलते हैं, तो क्योंकि झोटवाड़ा से ये इस तरीके से चीज होनी, क्योंकि भाजपा ने 7 बड़े सांसदों को विधानसभा चुनावों में उतारा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, 7 सांसदों को जो उतारा है उसके पीछे तो मुझे कारण दूसरा लगता है। 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होना है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात हो सकती है कि उनको दिल्ली पर फिर से सत्ता में आना है, तो जो चेहरे के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसलिए कुछ सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वा के और वहां वो उस लोकसभा क्षेत्र में नया चेहरा ला सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, जिससे चेहरे के प्रति जो विरोध होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे छुटकारा पाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक टेस्ट हो सकता है, और कुछ फंसी हुई सीटें जो हैं भाजपा के लिए, जैसे मंडावा है, मंडावा में नरेंद्र कुमार चुनाव जीतते रहे हैं, वहां निर्दलीय भी जीते हैं, और फिर जब उनको सांसदी का टिकट दे दिया गया तो वहां पर फिर से कांग्रेस पार्टी की रीटा चौधरी वहां से चुनाव जीत जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो फंसी हुई सीटें हैं विधानसभा में, उनको निकालने के लिए सांसदों पर दाव खेला गया। तिजारा एक भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल सीट कही जाती है, इसी प्रकार से आपकी मंडावा हो सकती है। इस बार कहीं ना कहीं ये जो जयपुर ग्रामीण के जो सांसद है राज्यवर्धन, उनको भी झोटवाड़ा में लाया गया है। तो इसके पीछे एक एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा चुनाव में जो हो सकती है, उसका निपटारा करने के लिए ये दाव खेला गया होगा। अभी हमारे साथ अलवर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अलवर से हमारे संवाददाता देवेंद्र हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं और अलवर की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से लगता हुआ, एनसीआर से लगता हुआ इलाका है, अब तो उसी का हिस्सा माना जाता है। देवेंद्र, आप बताइए अलवर की क्या स्थिति है फिलहाल, शुरुआती रुझान किस तरफ बैठते हैं? अलवर में 5 राउंड तक के हुए हैं और 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस केवल 4 पर है और तिजारा में बीजेपी के बाबा बालकनाथ लगभग 10,000 से ज्यादा लीड लिए हुए हैं। और जो कंटेस्ट चल रहा है
वो अलवर सिटी में अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अन्य सब जगह बीजेपी काफी मार्जिन से आगे है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 11 में से 6-7 जीतना लगभग 5-6 राउंड के बाद दिख रहा है। कांग्रेस काफी पीछे चल रही है, केवल 3 राउंड में वो बढ़त लिए हुए है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, विधानसभा क्षेत्रों में मुंडावर, रामगढ़ और ये अपना कठुमर। देवेंद्र, अगर आपसे बात करें, यहाँ पे कैंपेन देखा, यहाँ अपनी तरफ एक अलग कैंपेन नजर आया। अगर बालनाथ अपनी तरफ से पाकिस्तान को भी इसके अंदर बीच में लेकर आया और ध्रुवीकरण की खूब बातें हुई, आपको लगता है उसका इम्पैक्ट फिलहाल चुनावी रुझानों के अंदर नजर आता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन में अपन कह सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो खुलती हैं मतपेटियां, ये इलाके के हिसाब से खुलती हैं। जैसे मान लो हिंदू बेल्ट की ये कॉन्स्टिट्यूंसी की, हिंदू बेल्ट में जहां हिंदुओं ने वोट दिया है, वो अगर मान लो खुल रही है तो निश्चित रूप से कोई खास बात नहीं है। अगर मेवात वाली बेल्ट के खुल रही हैं तो फिर बाबा जी के लिए, हम सब के लिए एक बड़ी बात है। इसलिए ये तय कर पाना अभी मुश्किल है 5 राउंड के बाद कि बाबा बालकनाथ जीतने की ओर लगभग हैं। मतदाताओं ने किस बात को ध्यान में है। रखते हुए आपको लगता है कि इस बार मैंडेट देने के लिए अपनी तरफ से कदम बढ़ाए थे? कुछ है इस बात का अंदाजा कि किस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे जी इलेक्शन हम लड़ा लोग गया? जी देवेंद्र जी, थोड़ा सा हम लोग इस बात पे भी यहाँ पर फोकस करें कि अगर हम बाबा बालकनाथ की बात करते हैं तो ये कांग्रेस, ये जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी 25 रैलियां, सबसे ज्यादा रैलियां, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, किसी की भी बात कर ले, इतनी रैलियां राजस्थान में किसी की हुई नहीं है जितनी योगी आदित्यनाथ की हुई है। और वही योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय से बाबा बालकनाथ भी आते हैं। तो ये संदेश तिजारा से आपने कहा 10,000 वोटों से आगे चल रहे, दो बार आदित्यनाथ आ चुके हैं जी। और दोनों बार उन्होंने हिंदू बाहुल्य इलाके में मीटिंग की है और इसको सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और इस चुनाव को पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच तक से संज्ञा दी गई थी, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नोटिस भी दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से शुरुआत से इसी तरह का एंगल लिया है। लेकिन अब चूंकि इस वक्त में ये नहीं कह सकते किस इलाके के वोट हैं ये, लेकिन ये निश्चित है कि बाबा बालकनाथ आगे हैं और वो सबसे बड़ी हॉट सीट राजस्थान की तिजारा थी, जहां एक तरीके से इनको चीफ मिनिस्टर तक के लिए इनको उछाला गया है नाम। ये आदित्यनाथ की तरह बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में भी बाबा को बैठाया जाए, तो ऐसी स्थिति में इम्पोर्टेंट सीट है ये। ठीक है देवेंद्र जी, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक बार रुझान हम फिर से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर जो रुझान आए, 38 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और 53 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 141 सीट, ये बड़ी खबर है, 141 सीट पर भाजपा आगे चल रही है और केवल 86 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहां अगर हम बात करें राजस्थान की तो 191 सीट में से 102 सीट पर भाजपा आगे चल रही है और कांग्रेस 72 सीट पर, यानी कि मार्जिन, अब ये मार्जिन जो है वो काफी बढ़ रहा है। तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है, 69 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो अगर इस समय हम 4 स्टेट की बात करें, मिजोरम को अगर हटा दें एक बार के लिए, तो 3 स्टेट्स पर जो है, अगर हम तेलंगाना की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, 2 स्टेट्स में कांग्रेस आगे चल रही है और मध्य प्रदेश और राजस्थान जो बड़े स्टेट्स हैं जहां पर 2018 में कांग्रेस विजयी रही थी, यहां पर भाजपा का मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। विवेकानंद जी, यहीं पर आपके साथ में आना चाहूंगा, क्योंकि जब बात अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र कर रहे थे कि एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ये उसको उस तरीके से भी देखा जाए कि जिस पार्टी ने जिस संप्रदाय के लिए या जिस जाति के लिए या जिस वर्ग के लिए जितना काम किया वो उसी की बात करेगी या किसी और की बात करेगी या सबकी बात करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का जो शिक्षित वर्ग है वो अब जब विश्लेषण करने के लिए बैठता है कि पिछले 40 वर्ष में, 50 वर्ष में किस प्रकार की राजनीति हुई है, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए क्या कुछ किया है, गरीबी हटाने के लिए क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, बेरोजगारी के लिए क्या किया है, भाजपा ने क्या किया है, इन चीजों को यदि वो लेते हैं तो वो अपने आप विश्लेषण करते हैं। और साथ ही अब विवेकानंद जी आपको रोकेंगे, अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी मुरारी जी अभी बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं, आइए वहां की स्थिति जानते हैं। मुरारी जी, अभी की स्थिति बताइए,
क्या माहौल है अभी? कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़े नेताओं का आगमन लगातार शुरू हो गया है। अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी कार्यालय में आए हैं। हमारे साथ पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह लगातार लोग कार्यकर्ता ढोल पर डांस कर रहे हैं, उनको मैं कैमरामैन से कहूँगा वो उनको दिखाएं एक बार लगातार। और जिस तरह रुझान आते जा रहे हैं कार्यकर्ताओं में ढोल नगाड़े के ऊपर उत्साह उनको देखने को लगातार मिल रहा है। लगातार पिछले आधे घंटे से जो कार्यकर्ता हैं लगातार खुशियाँ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ढोल नगाड़ा पार्टी कार्यालय के मुख्यालय के आगे बड़ी स्क्रीन मौजूद है और वहाँ पर लगातार कार्यकर्ता उत्साह हैं और डांस कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ किस तरह का उत्साह है, क्या रुझान लग रहा है इस बार? देखिए, रुझान साफ है कि राजस्थान की जनता ने बिल्कुल स्वीकार कर लिया है कि किसी भी तरीके से इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जहां पेपर लीक जिस तरीके से हुए, उसके हिसाब से परिवर्तन हो चुका है और राजस्थान भगवा में हो चुका है। और ये आगाज है अगले लोकसभा चुनाव में, जो वाकई में नारा रहेगा अगली बार 400 पार, और पक्का 400 पार करेंगे हम लोग लोकसभा में भी। तो इनका कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार जिस तरह रुझान है, उनका पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। और जिस तरह का माहौल अभी, जिस तरह के जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पार वो भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। कहीं न कहीं ये लग रहा है भारतीय पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुरारी जी, राजनीति परसेप्शन का खेल है और बीजेपी माहौल बनाने के अंदर बहुत पारंगत है। जैसा आप पीछे नजर भी आ रहा है कि कार्यकर्ता झूम रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान है। इनको कहीं ये भी बताया कि राजेंद्र राठौड़ जो झोटवाड़ा से वो पीछे चल रहे हैं, इनके विपक्ष के नेता है राठौड़ साहब, वो भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन खैर फिलहाल ही माहौल लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी खुशमय। आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो दिग्गज नेता है जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके चेहरे, उनके हाव भाव को देख करके कैसा प्रतीत होता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा मुझीब, कि चुनाव चूंकि परसेप्शन पे ही लड़ा जाता है। जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में बनाया, चाहे वो प्रचार की बात हो या रैलियों की बात करो, एक कार्यकर्ताओं के बीच में एक जो मैसेज छोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, उसका नतीजा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चुनाव परिणामों में आ रहा है। हालांकि कुछ कुछ जो बड़े नेता है, चाहे कांग्रेस को, बीजेपी को, कहीं ना कहीं पीछे भी चल रहे हैं। उसका हालांकि अभी 2 राउंड या कई जगह 3 राउंड की ही गणना हुई है, तो आने वाले 1-2 घंटे में सारी पिक्चर लगभग क्लियर हो जाएगी। लेकिन चूंकि जब आपने परसेप्शन की बात की, तो परसेप्शन के मामले में भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक आगे है और इनको इस चीज का नतीजा भी मिलता है। जी मुझे जी मुरारी जी, हम आपसे आगे भी बात करेंगे और हम आपसे ये भी बात करेंगे कि इस समय भाजपा के साथ साथ में, क्योंकि ढोल नगाड़ों की आवाज बड़ी जोर से आ रही है, कि कांग्रेस के भीतर जो है वो क्या चीजें चल रही है। और लगातार आपको ब्रेकिंग भी दे रहे हैं। हम तारानगर से अगर हम देखें तो राजेंद्र सिंह राठौड़ उस समय पीछे चल रहे थे, झूठवाड़ा की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे थे, कोटा की बात करें तो शांति धारीवाल पीछे चल रहे थे। लेकिन बहुत बड़ी बात एक चीजों के लिए है, क्योंकि अभी लगभग 10:30 बजे का समय हो रहा है और ये वो समय होता है कि अगर रुझान जो अब तक आ चुके होते हैं वही रुझान सस्टेन करते हैं, तो ये एक बड़ी खबर हो जाती है भाजपा के लिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में आप एक सही मार्जिन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। 102 सीट आप भाजपा में ले चुके। विवेकानंद जी, केकड़ी से अभी रोकना चाहेंगे। केकड़ी से रघु शर्मा अभी पीछे चल रहे हैं। डी कुमेर से कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह आगे बताए जा रहे हैं। शिव से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लिए सोचने की बात है। जबकि सादुलपुरा से कांग्रेस के कृष्णा पूनिया पीछे बताई जा रही है। जबकि पोखरण से कांग्रेस के साले मोहम्मद पीछे अभी तक शुरुआती रुझान है भाजपा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तारानगर से अभी राठौर साहब पीछे। ब्रेकिंग ये है यहाँ पर लाल सोट से प्रसादी लाल मीणा जो है वो पीछे हैं। बड़े मंत्री हैं कांग्रेस के। सिरोही में कांग्रेस के संयम लोढ़ा, ये मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार संयम लोढ़ा पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग लगातार हम आपको राजस्थान डीडी न्यूज पर दे रहे हैं। इस समय सिकराय से कांग्रेस की ममता भूपेश, एक बड़ी चर्चित मंत्री रही है, वो भी पीछे चल रही है। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल पीड़ा, ये बड़े सेटबैक्स हैं जो आपके मंत्रीगण थे वो पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, ये ठीक है कि आप आगे चल रहे हैं क्योंकि आपकी बड़ी प्रमोशन कैंपेन में बड़ी बातें हो रही थी। यहाँ पर राजेंद्र सिंह आर्य जी, डीडवाना में निर्दलीय यूनुस खान, ये चेहरा वो है जो पहले टोक में सचिन पायलट के विरुद्ध लड़ा था और सुंदराराजे सिंधिया जी के काफी समीप माना जाता है, ये आगे चल रहा है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा भी थोड़ा आगे बताए जा रहे हैं। और 3 सीटें जो आदिवासी अंचल के मानी जाती है, वहां पर एक अलग क्षत्रप उभर करके सामने आ रहा है। पिछली बार भी इम्पैक्ट डाला था। हम अदर्स की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है? मैं उस पर एक बात कहना
था जिस तरीके से आपने बताया, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ पीछे चल रहे हैं, आमेर से सतीश पूनिया पीछे चल रहे हैं, आपके राज्यवर्धन राठौड़ पीछे चल रहे हैं। एक बात इसमें समझने वाली बात है, आप याद कीजिए 2008 का जो चुनाव था, नाथद्वारा से सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं पार्टियों के भीतर की जो राजनीति होती है, वो जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार होते हैं, पहुंचते हैं वहां पे एक जश्न का माहौल है। उस पीछे के जश्न को जानने की कोशिश करते हैं, वो कौन सा माहौल है जिसकी वजह से राजनीतिक परसेप्शन लगातार बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर एकदम उत्सव का माहौल है। अभी शुरुआती रुझान के अंदर 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 73 सीटों पर, और अदर्स की बात करें राजस्थान के अंदर 18 सीटों के ऊपर वो अपनी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, जहां पर फिलहाल ये माहौल बना हुआ है, आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं। इसको देख करके कांग्रेस तो कहीं खुश नहीं होगी। आपका क्या कहते हैं? नहीं, अभी जहाँ तक मुझे भाई, ये तो प्रारंभिक रुझान है और आपको पता है कि पूरी मतगणना का 10% थोड़ा सुनते हैं बीजेपी कार्यालय से जश्न का माहौल जो है, उस माहौल का जरा आनंद लेते हैं। क्या हमारे दर्शक जो है वो उसका आनंद किस तरीके से लेंगे, बीजेपी कार्यालय में जो चल रहा है उसकी बात सुनिए। के लिए थोड़ा सा ब्रेकिंग आपको और बताते चलते हैं। कानपुर से कांग्रेस के सुरेश गुर्जर, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का महापर्व है। अगर हम 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो ये दिसंबर का महीना अपने आप में बड़ा आगे है, और ये इस चुनाव से पहले भी ये नारे जो है वो गए थे। और विवेकानंद जी, आपसे बात करेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तिजारा की बात कर रहे थे अभी हम लोग कुछ देर पहले, बाबा बालकनाथ की बात हो रही थी, ध्रुवीकरण संप्रदाय की बात हो रही थी, गारंटी की बात भी हो रही थी, और राष्ट्रीयता की बात भी हो रही थी। दिसंबर का महीना अगले 2 दिन में ही वो दिवस भी आने वाला है। 22 जनवरी को कूर्मा द्वादशी के दिन भगवान श्री राम लला जो है वो गर्भगृह में प्रवेश भी कर जाएंगे। 3 दिसंबर किस तरीके से जश्न का माहौल आपने देख लिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राम कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जहां जहां आप ये देखेंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का आप जाति के आधार पर यदि वर्गीकरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि वर्गीकरण करते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट कितना है, हिंदू वोट कितना है, जाट वोट कितना है, राजपूत वोट कितना है, इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो तिजारा में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन वही बात आप जयपुर शहर में भी देख सकते हैं, हवा महल है, किशनपोल है, आदर्श नगर है, बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। कहीं ना कहीं चुनाव को वहां हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास प्रत्याशियों के माध्यम से या राजनीतिक दलों के माध्यम से किया जाता है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में नए चाहते हुए भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जाति के आधार पर वोट पड़ता है, तो वही स्थिति यहां लगती है कि हिंदू समाज यदि एक साथ जाकर वोट करता है। विवेकानंद जी, आपने जो बात कही थी कि जाति का असर अब भी पड़ता है, थोड़ा सा राजेंद्र जी आपसे एक भी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब बात उसके पहले निधि जी मुझे 2 लाइनें बहुत याद आ गई एकदम परिप्रेक्ष्य में है कि जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं, जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। चलिए, दर्जी की दुकान चलेगी, और अगर वो जो पैंट आपकी फट गई तो रफू भी कर दिया जाएगा, और ऐसा रफू करने का भी भारत में बहुत पॉलिटिक्स में सिद्धांत चल रहा है। राजेंद्र जी, जब किशनपोल की बात आई, अभी हवा महल की बात आई, बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी की बात आती है, अमीन कागजी, रफीक खान की बात आती है, आर तिवारी की बात आती है, चंद्रमोहन बटवाड़ा की बात आती है, कितनी सारी चीजें हैं। यहां जब प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, और वो रोड शो उस जगह पर गया जिस जगह पर 2008 में जब जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे, और उस सर्कल से होके गुजरता है, और ये यही बम ब्लास्ट थे जिनके आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई यही राजस्थान में। तो क्या ये सेटबैक जो है उसके कारणों में ये भी कारण प्रमुखता से गिने जाएंगे, जिन नामों की हमने बात की जो कांग्रेस से इस समय पीछे चल रहे हैं या फिर हार रहे हैं? दीदी जी, ऐसा नहीं है। ब्रेकिंग एक आ गई है, वो जरा आपसे बता दें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुलदीप जी, कुलदीप जो है वो भाजपा से, सीट चाकसू है, वो इस समय आगे चल रहे हैं। सीट विराटनगर से कुलदीप जो है वो भाजपा के वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें लगातार अजमेर उत्तर में कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता इस समय आगे निकल चुके हैं। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की द्रौपदी कोली
वो इस समय आगे चल रही हैं। बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के बीडी कल्ला है, बड़ा नाम है, ये सेटबैक राजेंद्र जी इसके बारे में बात करेंगे। पीछे चल रहे हैं इस समय बीकानेर पश्चिम से। अगर हम बिग ब्रेकिंग की बात करें राजस्थान डीडी न्यूज पे, खाजूवाला से कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल भी पीछे चल रहे हैं। विद्याधर से भाजपा की दिया कुमारी, सांसद जिन्हें उतारा गया था, वो आगे चल रही हैं। ये तारानगर से भाजपा के राजेंद्र सिंह राठौर नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ में उन्होंने कंसर्न किया और पीछे चल रहे हैं इस समय। ये बड़ी खबर है। जोटवाड़ा से भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार के सांसद, पीछे चल रहे हैं। बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के बीडी कल्ला हमने अभी भी बताया पीछे चल रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, पहले तो मैं जयपुर शहर वाला जो मोदी जी का रोड शो था उस पर बात करूं, आपने जैसा सवाल किया था। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त भाजपा की सरकार थी और जो पहली चार्जशीट सबमिट हुई थी वो भी भाजपा के कार्यकाल में सबमिट हुई थी। और उसके बाद में ये देखिए, इस देश का बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब जो इतना पुराना मैटर है जिसके ऊपर कानून है, सब्जुडिस है, उस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे आदमी इस तरीके की ओछी राजनीति करते हैं। तो ये वास्तव में देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि देश के समक्ष बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं होती। आप देखिए हर चुनाव में इन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश की, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे इवन आपने अभी कर्नाटका का भी देखा, बजरंगबली को भी बीच में लेकर। जी, एक मैं आपसे बात जरूर कहूंगा, 1970 में भी एक बात चलती थी कि गरीबी हटाएंगे। 1900 इंदिरा गांधी के दशक में भी, और आज भी वही बात चल रही है, गरीबी हटाएंगे। तो गारंटी पर जनता विश्वास कैसे करेगी? इसी के कारण से ये सब सेटबैक चल रहा है। आप इस चीज को समझिए तो सही ना, जब देश आजाद हुआ था देश में सुई का निर्माण भी नहीं होता था, आज स्पेस एयरक्राफ्ट तक हम लोग बना रहे हैं। तो 47 और 48 राजेंद्र जी 47 के समय अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना और भारत में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ₹1 $1 जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि दूसरे देश आगे निकल जाते हैं? इसलिए देखिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है। बेसिक डिफरेंस आप पहले अगर समझेंगे तो चाइना और हिंदुस्तान आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। तानाशाह होता है और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती है। विधानसभा के आज के जनादेश की बात करते हैं। राजनीति में नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है कि वो वोटरों को पोलराइज करते हैं, लेकिन मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, एक बयान बहुत चर्चित हुआ था, देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है। बहुत, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति में तर्क गढ़ता है, अपनी सुविधा के अनुसार वो बयान देता है। यहाँ पे एक बार फिर आपको रोकना चाहेंगे कि तर्क गढ़ता है, तर्क को बदला भी जाता है। चलिए वापस लौटते हैं। हम आज जिस मौके के ऊपर खड़े हुए हैं, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से वापस स्थानीय मुद्दों पर लौटते हैं, क्योंकि आज जनादेश है राजस्थान के इस चुनाव के मतगणना पर एम्फसाइज करते हैं। अभी तक 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से बढ़त को बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 70 पर है और अदर्स का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। बहुत सारे क्षेत्र पे जो छोटे छोटे हैं कि 2-2 है, उसके अलावा निर्दलीय हैं और बाकी उम्मीदवार है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्या पहले से तैयारी होती है या कुछ चीजें सम अप करने के लिए भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है कि अगर हमारे उम्मीदवार नहीं जीतते तो हमारे से निकले हुए उम्मीदवार जीतेंगे, उसके साथ हम सम अप करेंगे? कांग्रेस से शुरुआत करेंगे और फिर हम विवेकानंद जी से भी जानना चाहेंगे। देखिए मुजीब जी, जहाँ तक इस पूरे परिदृश्य की बात है, तो चूंकि ये मतगणना चल रही है और मतगणना का करीब करीब आप समझ लीजिए कि 15 से 20% जो काम है वो पूरा हुआ है और अभी पूरी 80% के आसपास चीज़ें पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे, और इन पे तमाम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है या जो हमारा पार्टी संगठन है या जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। और ये पूरा का पूरा जब तक पूरे रुझान नहीं आ जाते तब तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो सकती। और आपको भी पता है कि हमने मैचेस भी देखे, क्रिकेट मैचेस भी देखे, T20 भी देखे, तो उनमें ये होता है कि जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक किसी भी मैच का पता नहीं चल सकता। तो ये चीजें अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे क्लियर होती है। चलिए, आखिरी बॉल की बात आपने काफी इंटरेस्टिंग की है राजेंद्र जी, आखिरी बॉल तक। लेकिन हालांकि आजकल वेट कितने लोग करते हैं क्योंकि डिजिटल का जमाना है और सारी चीजें। विवेकानंद जी, चलिए ठीक है, यहाँ पर एक जो अभी मुजीब ने भी बात की थी कि 22 लोग जो है वो अदर्स के, वो आगे चल रही है। 22 लोग अदर्स कौन से वाले हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है निधीश जी, जो 22 लोग आगे चल रहे हैं उसमें आपकी स्क्रीन पर भी बार बार जो आ रहा है ना, उसमें समझा जा सकता है कि बहुत सी जगह पर कांग्रेस पार्टी ने जहां टिकट दिया किसी व्यक्ति को, कांग्रेस का बागी चुनाव लड़ रहा है, कई जगह पर वो भी आगे हैं। कई जगह भाजपा ने, जैसे आप देख सकते हैं चित्तौड़ का जो परिणाम अभी आ रहा है, नरपत सिंह राजवी जो विद्याधर नगर से विधायक रहे, उनको वहां चित्तौड़ लेकर गए। चंद्रभान सिंह आक्या वहां पर निर्दलीय लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी एक जमीन है वहां पर। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं मजबूत हैं और कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, शेखावाटी में मेरा सैकड़ों गांवों में जाना हुआ, एक वर्ष में 1000 से अधिक गांवों में गया। शेखावाटी में एक परसेप्शन चलता
है कि लीडर अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी के एक वोट होते हैं और लीडर के अपने एक अलग वोट होते हैं। ये जो 22 लोग हैं वास्तव में ये लीडर हैं, पार्टियों के इतर इनके अपने समर्थक होते हैं, इनके प्रशंसक होते हैं। ये लीडर चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे रालोपा में हो या निर्दलीय हो, ऐसे आपको अनेक लीडर राजस्थान की राजनीति में विवेकानंद जी, देखने को हम मिलेंगे। इसके बारे में और बात करेंगे और हम बाकी स्टेट्स की भी थोड़ी थोड़ी बात करना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बताते हैं। कांग्रेस के अशोक गहलोत सरदारपुरा से आगे चल रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से इस समय आगे चल रहे हैं। एक अच्छी खबर, कैलाश वर्मा भाजपा से, भाजपा के प्रत्याशी बगरू से, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो थम्स अप है उन लोगों के लिए जो इस समय आगे चल रहे हैं। कैलाश वर्मा भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस की गंगा देवी है जो अभी हैं। फिलहाल यहाँ पे विधायक है, उसको पछाड़ते हुए भाजपा के झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय वो भी आगे चल रही हैं। और आपके बारे में जो बहुत सारी खबरें थी पिछले पहले आपको चुनाव का चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन बाद के दौर में जो है वो काफी एक आपको थोड़ा जो उत्तरदायित्व जो है आपका बढ़ाया गया। सभाएं आपकी लगभग 50 सभाएं आपने की थी। सभाएं भाजपा के किसी भी बड़े चेहरे ने नहीं की हैं। विवेकानंद जी, जब तक और रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आता है उससे पहले मैं आपको तेलंगाना की भी, बिकॉज थोड़ी थोड़ी हम चुटबिट्स में, इससे पहले दिया कुमारी जी, दिया कुमारी भाजपा के विद्यानगर से, वो भी आगे चल रही हैं। अगली खबर आती है उससे पहले तेलंगाना में भाजपा ने कहा था कि भाई अच्छा परिणाम मिलेगा, केवल 8 सीटें आ रही हैं विवेकानंद जी। जी 8 सीटें आ रही हैं। वैसे भी तेलंगाना का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र है। हम कह सकते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई बहुत अधिक मजबूत नहीं रहा है और इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यदि आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, राजस्थान आप देख सकते हैं, दोनों बड़े स्टेट हैं, वहां दोनों जगह भाजपा लीड करती हुई दिख रही है। तेलंगाना और जो है 119 वहां विधानसभा क्षेत्र, केवल 8 पर भाजपा वहां है। बीआरएस और कांग्रेस में वहां सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन राजस्थान की बात जो आप निधीश जी कर रहे थे, वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। एक बात दर्शकों को ये बताना चाहूंगा वहां कि राजस्थान में जो बार बार में ये बताया गया कि मुख्यमंत्री पद के कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे, उन चेहरों में से एकमात्र नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसी हैं जो अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर अनेक विधानसभा क्षेत्रों में जाती हैं प्रचार करने के लिए। आप राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, दिया कुमारी हैं, अनेक चेहरे, अनेक नाम देख सकते हैं। वो अधिकांश चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जो खबर आ रही है 155 सीटों पर भाजपा लीड ले रही है। 155 सीट, 230 में से अगर हम बात करें रुझान आ रहा है 155 सीट से बिग ब्रेकिंग। 155 सीट पर भाजपा लीड ले रही है। कमलनाथ जी का चेहरा शायद मुरझा गया होगा। श्याम झा हमारे पास में कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो उस समय आ चुके हैं जी भाजपा के साथ में हमारे पास। चलिए बात करें राजस्थान के 199 सीटों के अभी हमारे रुझान स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। 106 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, जबकि 71 के ऊपर कांग्रेस है, जबकि 22 अदर्स के ऊपर है। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में श्याम झा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पहुंच चुके हैं। आइए, खुशी का माहौल तो हमने कार्यालय के अंदर देखा। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल आपको क्या लगता है 106 सीटों पर ये बढ़त है शाम तक, या अंतिम परिणाम कितना नजर आता है आपको? देखिए, अंतिम परिणाम हमें जो उम्मीद है करीब 135 से 150 के बीच में कहीं ना कहीं जाकर के ये टिकेगा। और मैं प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जिस प्रकार से 5 सालों में जो कुशासन चला प्रदेश में, जिस प्रकार बेरोजगार, किसान, महिला, और जिस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार और अपराध जिस चरम पे रहा, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता त्रस्त थी। और राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के जो झूठे वादे थे और जिस प्रकार से उनकी जो योजनाएं थी, जिसमें हर योजना में T&C अप्लाई, आप देखिए कि जिस प्रकार से OPS को लेकर के ये देख रहे थे, और कर्मचारी वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग होता है, और उस कर्मचारी वर्ग ने जिस प्रकार से आप शुरुआत के जो बैलेट पेपर्स के रिजल्ट आए, तो वो जानते हैं कि OPS जनता के बीच में भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों ने भाजपा पे विश्वास जताया। श्याम जी, आपको एक बधाई दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ से भी आपके लिए अच्छी खबर है। अब तक ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में, बिकॉज सुबह जब चल रही थी तो समाचार माध्यमों के माध्यम से हमें मालूम चल रहा था, सोशल मीडिया पर भी, इवन जो वहां के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, वो कह रहे थे हम 75 सीटों तक वहां पर लेके जाएंगे। लेकिन इस समय कांग्रेस 45 सीटों पर और भाजपा 43 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये एक बड़ी टक्कर जो हमें लग रहा था कि शायद भाजपा दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, तो ये एक अच्छी खबर है। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन, और उसके बाद की बात करें, अपनी तरफ से किसी भी स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री पद के दावेदार को उन्होंने नहीं किया,
ये जो तस्वीरें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर जश्न का माहौल है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के चेहरे को डिस्क्लोज नहीं करके आप कैंपेन लड़ते हो मोदी के कमल के नाम पर। आपको क्या लगता है कि आज के इस परिणाम के अंदर उसका कितना इम्पैक्ट नज़र आता है? और सवाल अभी वही है कि आज के बाद स्थिति क्या होगी? देखिए, हर चुनाव की एक अलग योजना और अलग स्ट्रेटजी होती है। इस बार जो हमारी जो केंद्रीय कमेटी थी, उन्होंने तय किया कि बगैर चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, और बगैर चेहरे के चुनाव लड़ने का जो फैसला था वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था, और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय पे सन्नाटा सा छाया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जश्न का माहौल। ठीक। और जी श्याम जी, अपने कांग्रेस कार्यालय में ये सन्नाटा छाया हुआ। कांग्रेस के जब प्रवक्ता आएंगे हम उनसे भी बात करेंगे। विवेकानंद जी, चेहरे की जो बात है, इस चेहरे की बात पर आपका क्या फोकस है? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है। 2008 में 8 के बाद 2018 का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, आप उसको देखेंगे, झुंझुनू से एक नारा चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। कहीं ना कहीं उसको उस समय पार्टी ने हल्के में लिया। भाजपा सत्ता में आते आते रह गई थोड़ी सी, कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा मैंडेट वहां नहीं मिला था, जैसे तैसे सरकार बनाई। लेकिन आप देख सकते हैं 4 महीने बाद में लोकसभा चुनाव होता है, 25 की 25 विधानसभा, 25 की 25 लोकसभा सीटें मोदी के नाम पर वोट पड़ता है और मोदी को मिलती हैं। वहां से ये चीज समझ में आती है कि भाजपा में भी मोदी का नाम चल सकता है। मोदी का जादू अशोक गहलोत के जादू पर बड़ा प्रभाव दिखा सकता है। कहीं ना कहीं वो रणनीति भाजपा आला कमान के दिमाग में रही होगी। उन्होंने सोचा होगा कि अभी चेहरा मोदी का रहने दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान भाजपा में भी जिस तरीके से अलग अलग क्षत्रप हैं, अलग अलग गुट हैं, वो गुटबाजी नहीं हो, उन पर एक विराम लगे, और मोदी का चेहरा सर्वमान्य चेहरा है, इसलिए उस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। श्याम जी, स्थितियां काफी सारी चीजें हद तक क्लियर होती जा रही हैं, तो अब तो बता दीजिए कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन है और मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? देखिए, बताएंगे? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। विधायक दल जो जीत के आएंगे वो विधायक तय करेंगे। और चूंकि मैं इस बात के लिए बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व जो है और विधायक दल मिलकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। चलिए, हमारे सामने कुछ ब्रेकिंग्स भी इस समय आने वाली हैं, आपको वो भी बताते हैं एक एक करके। जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे, झोटवाड़ा की बात कर रहे थे, हम लोग विद्याधर की बात कर रहे थे, हम लोग कोटा की बात कर रहे थे, हम लोग झालावाड़ की बात कर रहे थे। देखिए, बिग ब्रेकिंग, रामगंज मंडी में भाजपा के मदन दिलावर इस समय आगे चल रहे हैं। बड़ा नाम है कोटा दक्षिण से भाजपा के संदीप शर्मा इस समय पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करें कोटा की, तो लाडनू से कांग्रेस के मुकेश भाकर, एक युवा प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं। लाडनू से कांग्रेस के मुकेश भाकर आगे चल रहे हैं कि युवाओं में भरोसा जो है वो जनता का है। बीकानेर पश्चिम से भाजपा के जेठानंद व्यास ये आगे चल रहे हैं। कोलाया से भाजपा के अंशुमान भाटी, देवेंद्र सिंह भाटी के ये पौत्र हैं, वो आगे चल रहे हैं, बहुत युवा हैं। खाजूवाला से भाजपा के विश्वनाथ मेघवाल आप भी आगे चल रहे हैं। खाजूवाला एक जगह है जहां पर हम लोग देखते हैं कि फिल्मों में कई बार आता है। बड़ी सादड़ी से कांग्रेस के बद्रीलाल जाट आगे चल रहे हैं। ये वही जगह है जहां उदयलाल आंजना, डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान आगे चल रहे हैं। यानी कि यूनुस खान जो है वो अपनी चीज जो है वो अपनी विरासत संभाले हुए किसी न किसी तरीके। पोखरण से कांग्रेस के साले मोहम्मद पीछे चल रहे हैं। इट्स अ हॉट सीट। बात जो चल रही थी तिजारा की, पोखरण की, कामा में निर्दलीय प्रत्याशी को इस समय बढ़त मिली हुई है। कोटपुतली से भाजपा के हंसराज पटेल भी आगे चल रहे हैं। बिग ब्रेकिंग लगातार आपको डीडी न्यूज से सिरोही से भाजपा के जगसी राम कोहली आगे चल रहे हैं। तिजारा से भाजपा के बालकनाथ जो है वो आगे चल रहे हैं। तो हम यहाँ जो हॉट सीट्स की बात करें, विवेकानंद जी, हॉट सीट तिजारा, बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं, और पोखरण से साले मोहम्मद को पीछे कर दिया गया है भाजपा प्रत्याशी के द्वारा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है निधीश जी कि जो ध्रुवीकरण वाली बात हो रही थी, कहीं ना कहीं तिजारा देख सकते हो, पोखरण देख सकते हो, भाजपा आगे चल रही है। मोदी मैजिक कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का जलवा चल रहा है। लेकिन एक बड़ी विशेष बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लगभग 1 घंटे से जो हम राजस्थान के रुझान देख रहे हैं, भाजपा वही 104-105 पर टिकी हुई है, कांग्रेस पार्टी 70-71-72 पर टिकी हुई है। लगभग 1 घंटे से यही रुझान चल रहे हैं। इस हिसाब से तो लग रहा है कि हो सकता है कुछ बड़े सेटबैक हो जाएं, भाजपा के कुछ बड़े चेहरे चुनाव हार जाएं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि भाजपा इसमें स्पष्ट बहुमत की तरफ जाती हुई दिख रही है, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यही एक मैंडेट है। क्योंकि हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में, हालांकि छत्तीसगढ़ में मामला बहुत टक्कर का चल रहा है, 42, 43, 44, 45, 46 यही सीटों का आग्रह चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर क्या होता है। मध्य प्रदेश में बहुत स्थिति क्लियर है, 156 सीट पर भाजपा जो है वो आगे चल रही है। तो भजन लाल शर्मा, भाजपा सीट सांगानेर
आगे चल रहे हैं। भाजपा के अशोक लाहोटी को हटा करके भाजपा ने भजनलाल शर्मा को कड़ी वोट दिया। टक्कर है वैसे, जी। वहां बीच में पुष्पेंद्र भारद्वाज भी काफी आगे हो गए थे। और मैं जो बीच में कह रहा था, कई जगह पर भाजपा ने जो ये काम किया है कि उनको जो लगता है कि ये उनकी जीती हुई सीट है, ये उनके गढ़ हैं, वहां पर ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया है कि जिन्होंने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया। आपको ध्यान होगा कि निश्चित रूप से हम देख सकते हैं सांगानेर में अशोक लाहोटी विधायक थे, डॉक्टर गोपाल शर्मा वहां से तैयारी कर रहे थे, प्रताप राव तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे चलिए लोग, बातचीत लेकिन के एक क्रम नए को आगे चेहरे को बढ़ाते वहां हैं। लेकर फिलहाल आते हमारे हैं। साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता लक्ष्य कांग्रेस कार्यालय से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं और सीधे बात करते हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस का कार्यालय का क्या माहौल है? ये बिल्कुल उलट नजर आ रहा है, जहां पे हमने बीजेपी का माहौल देखा था। लक्ष्य, क्या माहौल अभी? जी, अगर हम कांग्रेस मुख्यालय की बात करें, मैं मौजूद हूं कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पे। यहाँ पे माहौल थोड़ा शांत नजर आ रहा है। कार्यकर्ता यहाँ शांति से जो वोटिंग है, पोल्स की मतगणना के रिजल्ट को देखते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार शांति के साथ में पोल्स देखे जा रहे हैं, इतना गर्मजोशी नहीं दिख रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं उससे? सर संकेत कुछ नहीं है, अभी तो चालू है काउंटिंग, राउंड काफ़ी बाकी हैं और हताश इसलिए नहीं है हम। मुझे तो लग रहा है अभी भी चेंजेस आएंगे रिजल्ट, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अपन कुछ नहीं कह सकते। अभी माहौल अभी तो गरमाया हुआ है। अब वहाँ पटाखे छूट रहे हैं तो वो तो पहले ही छूट रहे हैं जबरदस्ती, फिर भी कमी आ रही है ना बीजेपी, तो ऐसा तो नहीं बढ़ गई एक ही बार में। कांटे की टक्कर बनी हुई है। मतगणना की बात करें तो इस कांटे की टक्कर पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, अशोक गहलोत जी के जो काम है, जो हमारी गारंटियां है, जो हमारे विकास है, उसको लेते हुए हमने कांटे की टक्कर इसको नाम दिया गया है। जनता हमारा कांग्रेस सरकार का फिर से स्वागत करेगी। अभी तो रुझान चालू है, आगे आगे देखो भी क्या होता है। कार्यकर्ता में जोश की कमी लग रही है कि ये शांति का माहौल है? कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। कार्यकर्ता अभी शुरू वोटिंग को देख रहा है। अभी धीरे धीरे जब ये परिणामों की तरफ जाने लगेंगे, उस समय कार्यकर्ता बात करेगा। जी, जैसे कि शांति का माहौल है, परंतु कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अभी मतगणना के रिजल्ट पे जो शुरू की राउंड हैं उन पे नजर बनी हुई है, परंतु कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। बहरहाल थोड़ा माहौल जो कांग्रेस कार्यालय कमेटी का है वो थोड़ा शांत और गरमाया हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा शांति दिख रही है यहाँ पे। लक्ष्य, आपको यहाँ पर कोई कांग्रेस के बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं क्या? कोई नेता नजर आ रहे हैं वहां पर थोड़ा आसपास घूमते हुए, या कोई नहीं है? जी, अभी फिलहाल के लिए कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, बड़े नेता यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक ऐसी अपडेट भी नहीं है कि कितनी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, परंतु अभी कार्यकर्ताओं की थोड़ी जैसे समय के साथ में भीड़ जमा हो रही है। पर अभी कुछ समय तक शांति का माहौल था, पर अभी धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ आ रही है। बड़े चेहरे अभी तक देखे नहीं जा रहे हैं। चलिए, आप बनाए रखिएगा नजर, हम वहां पर फिर पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद में और बात करेंगे कि अगर कुछ चीजें जो हैं वो बदलती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि छठे राउंड की जो गिनती है वोटों की, वो भी लगातार जो है वो बढ़ रही है आगे। प्रेमचंद बैरवा भाजपा के दूदू सीट से वो इस समय आगे चल रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने दूदू सीट से भाजपा की तरफ से लड़े हैं और इस समय आगे चल रहे हैं। लाडपुरा से भाजपा की कल्पना देवी, वो भी इस समय आगे चल रही है। कोटा दक्षिण से भाजपा के संदीप शर्मा, वो पीछे हो गए हैं, वो पीछे चल रहे हैं। लाडपुर से कांग्रेस के मुकेश भागर, यानी कि जो पिछले आधे घंटे से हम बता रहे हैं लगातार आपको वही चीजें, सोजत से कांग्रेस के निरंजन आर्य, ये एक प्रशासनिक सेवा से आते हैं, वो आगे चल रहे हैं। कोलाया से भाजपा के बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यालय के। अगर हम नजरिए की बात करें तो दोनों के माहौल को देख करके अगर हम इस चीज को एक संकेत माने तो क्या लगता है आपको कि आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर एंड रिजल्ट को देखते हुए क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का माहौल कुछ संकेत देता है? ये बात हम अपने जो हमारे साथ में पैनल में मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि संकेत तो बहुत सारे साफ साफ मिल रहे हैं। 150 से अगर ऊपर मध्य प्रदेश में आ रहा है, आप छत्तीसगढ़ में भी टक्कर दे रहे हैं और भाजपा राजस्थान में 100 से ज्यादा पार कर चुकी है और पिछले एक घंटे से लगभग 105 आ रही है। तो जो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई ये मोदी मैजिक, लेकिन मैं इसमें बात करूं शाहपुरा सीट से, इवन शाहपुरा सीट से बात करें तो कांग्रेस के शाहपुरा से मनीष यादव, जो पिछली बार भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़े थे, वो इस समय आगे चल रहे हैं। उपेंद्र यादव जो शाहपुरा की सीट बड़ी रोचक सीट है। यदि आप पिछले 3 चुनाव देखेंगे शाहपुरा के, तो मनीष यादव ने वहां का चुनाव एकदम बदल दिया है। वहां से कमला बेनीवाल कांग्रेस की बड़ी नेता रही और राव राजेंद्र सिंह, ये लगातार चुनाव लड़ते रहे। बीच में एंट्री होती है यहां 2013 में मनीष यादव की, निर्दलीय के रूप में आते हैं, सचिन पायलट के नजदीक जाते हैं।
और जब कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो आलोक बेनीवाल, जी, कमला जी, बेनीवाल जी, के विवेकानंद बेटे जी, इस समय चुनाव हमारे साथ लड़ते हैं। में त्रिकोणीय मुकाबला विवेकानंद बनता जी, है इस समय जोरदार। हमारे साथ में भाजपा कार्यालय से हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए उनसे जरा बात करते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज तो हमारे पास यहाँ तक आ रही है। मुरारी जी, क्या दृश्य है? मुरारी जी, क्या दृश्य नजर आ रहा है आपको? हालांकि हम बहुत जोर से आवाजें सुन पा रहे हैं उधर की, आपको क्या लग रहा है? जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाधित हैं, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और लगातार जो कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जैसा कि मालूम है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी साइट पर भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। उसके बाद लगातार कार्यकर्ता में उत्साह है और लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर लगातार नाच रहे हैं और उनमें उत्साह बिल्कुल देखा जा रहा है। जी मुरारी जी, आप लगातार देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे जिस तरह पार्टी कार्यकर्ता झंडा लहराकर और लगातार उत्साह दिखा रहे हैं। सारे बड़े नेताओं का यहाँ आवागमन लगातार जारी है और गुलाल भी उड़ रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ डांस कर रहे हैं। जी मुरारी जी, आपके पास में वहाँ पर क्या कुछ बड़े नेता भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? अभी हमने कांग्रेस मुख्यालय में वहाँ पर देखा था तो वहाँ पर कोई था नहीं। यहाँ पर केवल कार्यकर्ता ही हैं, कुछ बड़े चेहरे भी हैं जिनसे आपने बात की।